हेलो एवरीवन, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर वन का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन। आपको मालूम होगा क्या, आपके प्रिपरेशन में प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपको मालूम होगा कि आपको और कितना तैयारी करना है, आपका नॉलेज अपडेट होगा। और ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे दूसरे एग्जाम में भी वो रिपीट किए जाते हैं। तो इस वजह से आपको प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो हम 2019 का जो करंट सिलेबस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर वन का। 20 जून 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर वन डिस्कशन। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, डिस्कशन का तरीका मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा मैं टाइम दूंगा और उस बीच आपको समझना है, खुद से आंसर खोजने की कोशिश करनी है। उसके बाद मैं आंसर आपको इंडिकेट कर दूंगा। देखिए, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ पोर्शन को हम छोड़ दिए हैं, जैसे आपका डीआई वाला है और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पैसेज पढ़ के जवाब देना है। तो आज के वीडियो में मैं टोटल 37 क्वेश्चन लूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। देखिए, एक्शन रिसर्च है ना, उसका जो प्रोसेस होता है साइकिल में होता है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। साइकिल का मतलब उसके जो स्टेप्स हैं उस साइकिल में होते हैं। तो उसमें रिफ्लेक्ट, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व। दूसरा ऑप्शन है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट, एक्ट, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो आपको सही ऑर्डर बताना है कि कौन सा एक्शन रिसर्च साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपको सोचना है एक्शन रिसर्च का साइकिल आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा होगा। एक्शन रिसर्च साइकिल, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। एक्शन रिसर्च के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर उस हिसाब से फिर एक्शन लिया जाता है, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट। और ये फिर से रिपीट होगा। रिफ्लेक्शन देख के फिर से कुछ कमी रह गया तो फिर प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है इसको एक्शन रिसर्च साइकिल। कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। A good review of research literature aims at, एक रिसर्च का जो रिसर्च लिटरेचर है उसका गुड रिव्यू से क्या मीनिंग रखता है। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का सब्जेक्टिव एनालिसिस, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड एफिलिएशन। उससे आपको जो रिसर्च का ऑथर्स होते हैं और एफिलिएशन होते हैं उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होते हैं। जनरेट जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करना, उसको वैलिडेट करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज कंडक्ट्स मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग, मल्टीपल टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग को कंडक्ट करना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर का एम्स क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्योंकि एक रिसर्च हम लोग जब करते हैं तो उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काफी इम्पोर्टेंट रहता है। हम अपने कोई रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल हो, रिसर्च पेपर हो, उसको देखता है, उसको समझता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैलिडेटिंग एंड जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, है ना। एक गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर का जो एम्स होगा, जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चंस
and validating those questions. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरह से है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय, कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो दिया गया था किसके जरिए दिया गया था? आपको ऑप्शन है जॉन डेवी, किलपैट्रिक, फ्राइवल, एडगर डेल। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस जो टीचिंग लर्निंग के लिए कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया था वो किसके जरिए दिया गया था। तो ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपली ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर 4 एडगर डेल ने। याद रखिए एडगर डेल आपने सुना होगा, जब आप बीएड किए हो, जो भी बीएड किया है तो उसको ये जरूर मालूम होगा। टीचिंग लर्निंग के लिए एडगर डेल ने कौन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, उसमें उसने अलग अलग लेवल दिया था कि हम सिर्फ रीड करते हैं तो कितना सुनेंगे, फिर लिसनिंग करेंगे तो कितना सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो कितना, तो परसेंटेज वाइज बांटा था, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कौन ऑफ एक्सपीरियंस, जो एडगर डेल के जरिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a researcher fails to reject the null hypothesis, जिसको H नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, in his or her research, what implication will it carry for his or her principal research hypothesis? बोल रहा है कि रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है, तो इसका इम्प्लीकेशन उसके जो प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस है, सिंपली समझिए रिसर्च हाइपोथेसिस पर, रिसर्च हाइपोथेसिस को अब क्या करेगा, तो रिसर्च हाइपोथेसिस को बोल रहा है एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा, not not taking any decision on the research hypothesis, रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ना एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, या लास्ट ऑप्शन है इम्प्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस को उसको इम्प्रूव करना है। तो आपको ये बताना है कि अगर एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता है तो उस केस में रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है। पहले इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको हम लोग डिटेल से इस पर बात करते हैं। देखिए जब हाइपोथेसिस बनाया जाता है तो उसमें 2 तरह का हाइपोथेसिस होता है, एक नल हाइपोथेसिस, एक क्या जनरली एक नल हाइपोथेसिस, और उसी का ऑपोजिट में एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कोई 2 वेरिएबल के ड्यूरिंग किसी भी तरह का सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, और रिसर्च हाइपोथेसिस बताता है कि 2 वेरिएबल के ड्यूरिंग सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, यानी इसका स्टेटमेंट होगा नल हाइपोथेसिस का इस तरह से कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल, और रिसर्च हाइपोथेसिस में देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल, इस तरह का। तो इसमें कोई एक ही एक्सेप्ट होगा, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिसर्चर का नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने में फेल हो जा रहा है, तो रिजेक्ट करने में फेल हो जा रहा है, दैट मीन्स उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली जो रिसर्च हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the main feature of qualitative research? नीचे दिए में से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर्स है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवॉइड्स पॉजिटिविस्ट assumptions एंड डेटा एनालिसिस, पॉजिटिव assumptions को अवॉइड करेगा, और या पॉजिटिव assumptions के अकॉर्डिंग डेटा एनालिसिस करने को अवॉइड करेगा। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज को सब्सक्राइब करेगा, मानेगा। कलेक्ट डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, डेटा हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करेगा। यूज एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, एम्पिरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस।
तो देखिए इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें हमने पॉजिटिविस्टिक व्यू और नॉन पॉजिटिव या पोस्ट पॉजिटिविस्टिक व्यू की बात किया था। तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक व्यू होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, और जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक व्यू क्वालिटेटिव रिसर्च को इंडिकेट करता है। तो पॉजिटिविस्टिक व्यू को अवॉइड करता है क्वालिटेटिव, मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक व्यू, और वो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a social characteristic of a learner? किसी लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन की पावर होनी चाहिए। थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए। पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, सिंथेटिक इमेजिनेशन होनी चाहिए। एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स, है ना, एक ऐसी एबिलिटी जो लर्नर खुद को दूसरे के साथ रिलेट करने की एबिलिटी होना चाहिए। एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक, किसी लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? सोशल कैरेक्टरिस्टिक, तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक में ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4। इसमें हम कोई लर्नर अगर क्या खुद को दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहा है, रिलेशन कायम कर पा रहा है, तो ये एक तरह से सोशल कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएशन अकर्स एट द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट में मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो है जो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि जो टर्मिनल पॉइंट का मतलब एंड में, लास्ट में, जो कोर्स कंप्लीट होने के लास्ट में किया जाता है वो इवैल्यूएशन। या इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम के डिजाइन पहले ये किया जाता है। या इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, है ना, एक ऐसा इवैल्यूएशन जो लर्निंग आउटकम को इंडिकेट करता है। या इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के ड्यूरिंग जो किया जाता है। तो इस तरह का चीजें हैं। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कौन सा होना चाहिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नेम से ही आप नेम से इसको क्लियर कर पाएंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन सा होना चाहिए? देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा ऑब्वियसली, ये ड्यूरिंग किया जाता है। आप दो का नाम सुनेंगे ऑब्वियसली, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमेशा क्या होता है, ड्यूरिंग कोर्स जो लिया जाता है, जो भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो फॉर्मेटिव होता है। और जो कोर्स के खत्म होने के बाद लास्ट में जो टर्मिनल एग्जाम लिया जाता है दैट इज सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पूछ रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक, तो इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर? लर्नर का नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, कॉग्निटिव डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन से, यानी माइंड का, जिसमें प्रोसेस की जरूरत होता है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसमें नॉन कॉग्निटिव की बात हो रहा है, तो उसमें पहला ऑप्शन है रिकॉलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सेंसरी इनपुट्स, या बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। रिकॉल करने की एबिलिटी, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, सेंसरी इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना, या जो सही है सिर्फ उसको मान लेना। का आंसर होगा बिलीविंग व्हाट इज ट्रू। इसमें कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस की जरूरत नहीं है, आपको बताया गया कि ये सही है, सिर्फ मान लेना क्या है, नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। बाकी रिकॉलिंग में, रिकॉल करने के लिए भी माइंड में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपको दिमाग करना पड़ेगा, या कोई चीज को इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे उस केस में भी आपको कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस करना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग सिमुलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एज स्ट्रेटेजीज फॉर एडल्ट लर्नर, है ना। एडल्ट लर्नर को सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? एडल्ट लर्नर जिसमें रोल प्लेइंग सिमुलेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका दिया जाता है, तो उसमें उसको क्या कहलाएगा? पेडागोजी कहेंगे, एंड्रागोजी कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे? बताइए। एडल्ट लर्नर, है ना, एडल्ट लर्नर को सिखाने का तरीका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑब्वियसली एंड्रागोजी, है ना। एंड्रागोजी याद रखिए, एडल्ट लर्नर को सिखाने का जो भी तरीका हो, उस तरीके में रोल प्ले शामिल होगा, सिमुलेशन शामिल होगा, सेल्फ इवैल्यूएशन, सिमुलेशन एक ट्रेनिंग का तरीका होता है, तो ये सारी चीजें शामिल होगा। जो एडल्ट लर्नर को सिखाने का तरीका हो एंड्रागोजी। पेडागोजी आपको मालूम है, ये बच्चों को सिखाने का तरीका, स्कूल लेवल में इसका यूज किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जिसमें ह्यूमन का स्टडी किया जाता है, और साइकोलॉजी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization? आपको नीचे 4 ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसमें हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है और फिर रिजल्ट को जनरलाइज भी किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, नेक्स्ट है इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, और केस स्टडी रिसर्च। आपको आइडेंटिफाई करना है इस चारों में से कि कौन सा ऐसा रिसर्च का फॉर्मेट है जिसमें हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कर सकते हैं और रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हमेशा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ना, उसमें जनरली हम लोग हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। तो आप बाद में ये जैसे केस स्टडी, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकता है, लेकिन इस जनरली केस स्टडी का हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक यूनिट पर इसका स्टडी किया जाता है, तो इसका रिजल्ट दूसरे में भी ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फेनोमेनोलॉजिकल नैरेटिव रिसर्च, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल है। क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग जनरली उसमें ना हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं ना जनरलाइजेशन करते हैं। और एक्शन रिसर्च किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, बस उसी को सॉल्व करना, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे भी चढ़ जाता है, और फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आ सकता है? पॉलीसेमी, सिंपल लैंग्वेज, यूज ऑफ क्लीचेस, इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बताइए क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन है आपके पास इस तरह से, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी। ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी, कौन सा 2 ऑप्शन होगा? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हम ए और सी। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो बैरियर होगा, बैरियर कम्युनिकेशन का बैरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन चला आ जाता है, क्या होना, पॉलीसेमी, और उसके बाद यूज ऑफ क्लीचेस, तो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 25 मील्स, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 cities if they are 412 इंचेस अपार्ट ऑन द मैप, है ना। रेशियो और प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है। आप इसको इस तरह से डायरेक्टर इनवर्स प्रोपोर्शन में जो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, उस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेना, आंसर इसका होगा 1100 माइल्स। इसका एक बार आपको सॉल्व कर लेना है।
मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम अलग से, जो मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है उसको अलग से वीडियो बना के सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, assertion दिया है, रीजन टाइप क्वेश्चन है। द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी, है ना। मास मीडिया मास मीडिया का जो कोरिलेशन फंक्शन है वो किसी सोसाइटी के लिए वाइटल है, जरूरी है। रीजन इसका बता रहा है, द interpretational aspects that include advertising and public relation shape and influence public opinion। बता रहा है जो इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट है जिसमें एडवर्टाइजिंग शामिल है, पब्लिक रिलेशन का शेप शामिल है, पब्लिक ओपिनियन शामिल है। तो आपको आंसर इसमें देना है कि दोनों both are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर 3 4 5 xy इज डिविजिबल बाय 90 देन x प्लस y इज। अगर ये नंबर 90 से डिविजिबल है तो x प्लस y, यानी इस x और y के जगह क्या रखेंगे और उसको ऐड करके ऑप्शन आपको आंसर बताना है। 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, फिर 6 होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 90 से डिविजिबल हो, 90 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में एक तो 90 में 0 भी है, तो दैट मीन्स 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 है, 12 और y लास्ट में तो 0 होगा ऑब्वियसली क्योंकि 90 से, और x के जगह 12, 12 में अब क्या ऐड करेंगे कि 18 हो जाएगा। 6 6 तो यानी 6 और 0 होना चाहिए, अगर 6 0 यहाँ आएगा तो 90 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो होगा 6 प्लस 0 का सम 6 ही होगा। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी ना। लॉजिकल नेसेसिटी किसमें जरूरी है, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में, डेमोस्ट्रेटिव में, एनालॉजिकल में। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है, रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल नेसेसिटी जरूरी है। देखिए इसका होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव, in which of the following argument the relation that exists between premises and conclusion is that of logical necessity, deductive। next question है, the sequential order of elements in classroom communication। classroom communication में sequential order क्या होगा, knowledge होगा पहले, interest, evaluation, फिर awareness, या awareness, interest, evaluation, knowledge,
इवेल्युएशन, फिर अवेयरनेस, फिर नॉलेज इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट नॉलेज इवेल्युएशन अवेयरनेस, क्या होना चाहिए? क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर उस इवेल्युएशन एंड फाइनल में नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स वाला क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 years एंड दैट फॉर 12 years, है ना? अब 3:4, 2:3, 4:3, डेटा इनएडिक्वेट, मतलब डेटा अपर्याप्त। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3:4। नेक्स्ट है, इसको एक पेज में कर लेते हैं। 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a closed circle facing the center. E is to the left of D, C is between A and B, F is between E and A, who is to the right of C, है ना? आपको ये बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आपके लिए ये होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ a minus b equals to 40% of a plus b, then what percent of a is b? आपको फाइंड करना है। अगर इस तरह का रिलेशन है तो इसमें ये फाइंड करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए बी का कितना परसेंट है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्रोपोजिशन, है ना? डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोजिशन होता है, उसमें से आपको बताना है कि ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड ये कौन सा प्रोपोजिशन है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। देखिए आल भी लगा हुआ है और पॉजिटिव बोल रहा है, नोट कहीं नहीं आया है ना, इसका मतलब आल है तो यूनिवर्सल होगा, और पॉजिटिव बात कर रहा है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक पेज में कर लेते हैं। 21 नंबर, इन्फ्रेंसेस जिसको एलुमिना भी कहा जाता है, इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर टर्म एंड मेजर टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म के दरमियान वेरिएबल रिलेशन है, या इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म में इनवेरिएबल रिलेशन है, ये वेरिएबल concomitance between middle term and major term, मिडिल टर्म और क्या मेजर टर्म के दरमियान वेरिएबल कॉन्कोमिटेंस है, ये लास्ट ऑप्शन है, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। अब बताइए इन्फेरेंस जो इंडियन लॉजिक में एक वर्ड होता है इन्फेरेंस का क्या मीनिंग होता है? इंडियन लॉजिक में इन्फेरेंस का मीनिंग ये होता है इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, दैट मींस आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4। याद कर लीजिए इन सबको, इन्फेरेंस का मीनिंग होता है इंडियन लॉजिक में इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे क्लासरूम कम्युनिकेशन का, इन ए क्लासरूम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रीसपोजेस, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो उसमें क्या मान के चला जाता है? इन अटेंटिव ऑडियंस, ऑडियंस इन अटेंटिव होता है, अटेंटिव नहीं होता है, लग्जरियस एम्बियंस या एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन।
क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा है। द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन इज 3 to 6 months, है ना। इसमें से आपको बताना यूजेबल यानी कंपोस्ट जनरेशन का अलग अलग तरीका बताया, इसमें आपको बताना है कि इसमें 3 से 6 मंथ लगते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में, सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर में, पिट कंपोस्टिंग में, तो ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर में 3 से 6 मंथ की टाइम ये होता है पिट कंपोस्टिंग में। पिट कंपोस्टिंग में ये कंपोस्ट जनरेशन का एक तरीका होता है जिसमें 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी एक पेज पे कर लेता हूँ। which one of the main outcome of the Rio 20 conference was to develop a set of रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका क्या पर्पस, किसको डेवलप करना था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, नेशनल लैंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटेजी। रियो डी जेनेरियो में रियो सम्मेलन हुआ, उसमें क्या पर्पस था? देखिए इसका पर्पस था ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज को एफिलिएशन देता है इसकी शुरुआत कब से हुआ था इंडिया में? 1857, 1948, 1928, 1966। इसकी शुरुआत हो गया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का, which one of the following computer components is fastest in terms of speed of access, स्पीड के मामले में कौन सा फास्टेस्ट होगा आपको इसमें से बताना है। सारे ब्लैक कर देते हैं। यूसीबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको बताना है स्पीड के मामले में कौन सा सबसे फास्टेस्ट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेज में कर लेते हैं। a group's access to digital technology and another group's lack of access to it will cause a disparity known as, है ना। एक ग्रुप को डिजिटल टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से उस रिच है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी से पूरा गिरा हुआ है उसको, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो, आईसीटी हो, इससे बहुत दूर है, यानी उसकी बहुत कमी है। यानी एक ये जो डिस्पैरिटी हो रहा है उसको क्या क्या बोला जाता है? इंटरनेट इनइक्वालिटी, वेब इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल इनबैलेंस या डिजिटल डिवाइड। एक ग्रुप को डिजिटली बहुत ही रिच है, उसको हर तरह का डिजिटल चीज अवेलेबल है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसको डिजिटली कुछ भी नहीं हासिल है, चाहे आईसीटी, कंप्यूटर, इस तरह की चीजें। इसका आंसर इसको बोला जाता है आईसीटी के लैंग्वेज में डिजिटली डिवाइड। एक ग्रुप डिजिटली रिच है, एक ग्रुप डिजिटली लैक है, तो उसको बोला जाता है डिजिटली डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। आपको बताना है इसमें से कौन सा एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञान धारा की ज्ञान, कौन सा एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है? इसका आंसर होगा ज्ञानवाणी। याद रखिए इसको, ये एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय ऑल द माइनॉरिटीज, है ना।
हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो माइनॉरिटी को अपने मनपसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का राइट देती है, अधिकार देती है? आर्टिकल 30 का 1, आर्टिकल 29, आर्टिकल 38, आर्टिकल 16 का 2। आपको ये बताना है कि जो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि वो अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इस बात को कहा गया? का आंसर होगा आर्टिकल 30 का 1, है ना। इस पर कहा गया कि जो माइनॉरिटी में आते हैं वो अपने मनपसंद इंस्टीट्यूशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल से, while sending an email to differentiate among two CC and BCC fields, which one of the following statement is true? है ना। जब हम ईमेल सेंड करते हैं उसमें दो वर्ड आपको दिखा होगा, एक सीसी एक बीसीसी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सीसी और बीसीसी में डिफरेंस आपको देखिए, पहला ऑप्शन है रेसिपिएंट्स इन द टू field can see the email address that are in the BCC और CCC field, यानी जो रिसिपिएंट होंगे वो BCC CCC फील्ड वाले पोर्शन में जो लिखा हुआ होगा उसको देख पाएगा। या अगला ऑप्शन है रेसिपिएंट्स इन द CCC फील्ड कैन बी सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इनटू एंड BCC फील्ड, है ना। यानी जो CCC वाले होंगे वो BCC वाले को भी जो भेजा गया उसके ईमेल एड्रेस को देख पाएगा। नेक्स्ट है recipients in BCC field can see the email address that are into and CCC field, and next option is only the recipient in CCC field can see the other email address in BCC. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से इज करेक्ट आंसर। Recipient in the BCC field can see the email address that are in the 2 and CCC field. Next question है the time frame for implementation of Millennium Development Goal। देखिए Millennium Development Goal जब आया था उसके बाद टाइम फ्रेम दिया गया था कि इतना वक्त तक आपको कंप्लीट करना है, तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? इसका था टाइम दिया गया था 2000 से 2015। अभी इसको मिलेनियम को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके 2015 से 13 तक टाइम कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री बट हैव टू पे कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, एक ट्रायल का टाइम दिया जाएगा, उस पीरियड तक यूज करने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। का आंसर होगा शेयरवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड तो फ्री कर लेंगे, एक ट्रायल पीरियड तक यूज कर पाएंगे, उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज एक्रोनिम WYSIWYG स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। Why you saw is what you got, what you see is what you get, where you see is where you got, what you see is what you got। आपको बताना इसका फुल फॉर्म WYSIWYG। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसी को शॉर्ट में WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म बताना है।
Study world of action learning for young aspiring minds. Study web of active learning for young aspiring minds. Yeah, student world of action learning for young ailing minds. Study waves of active learning for youth awareness मॉडल. स्वयं का फुल फॉर्म बताना है. इसका आंसर होगा स्वयं ऑप्शन नंबर 2, स्टडी waves of active learning for young aspiring minds. Next question है, oligotrophic lakes are characterized by. oligotrophic lakes में का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. oligotrophic lakes का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, with increase in temperature the dissolved oxygen contained in a water body will. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसी बॉडी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेन इन वाटर, उसमें क्या फर्क आएगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेन वाटर बॉडी में क्या होना चाहिए? डिक्रीज करेगा. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following reports address the academic, technical and administrative problem of examination system. एग्जामिनेशन सिस्टम का कौन सा एकेडमिक, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को देखने के लिए लाया गया था? रिपोर्ट 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 में, ये रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49, सर्जेंट रिपोर्ट 1944, हॉटॉक कमिटी रिपोर्ट. ये है रिपोर्ट 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. इस तरह से आज हम लोगों ने पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया. 20 जून 2019 का पेपर 1 का डिस्कशन. कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक